इस मामले में पुलिस और प्रशासन फेल है। इसके साथ ही जासूस और घुसपैठिए के जो आका हैं वो कौन हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ आप देखिए जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। झज्जर, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, इन सभी जगहों पर ये अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा गया है और इनकी जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा है। आप देखिए 174 बांग्लादेशी पकड़े गए झज्जर से। नूह से भी आप देखें तो इन बांग्लादेशियों को जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे उनको पकड़ा गया है। 23 बांग्लादेशी यहाँ से पकड़े गए। फिर 14 बांग्लादेशियों को आपको बता दें महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। तो अब कहाँ कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं एक बार आपको ये बता देते हैं। झज्जर में 174 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये संख्या झज्जर में सबसे ज़्यादा है। तो 174 बांग्लादेशियों को झज्जर से पकड़ा गया। हिसार में 39 बांग्लादेशी हैं जिनको काबू किया गया है। नूह में 23 बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा गया है। रेवाड़ी के अंदर 16 बांग्लादेशी हैं जिनको काबू किया गया है और महेंद्रगढ़ में 14 बांग्लादेशी हैं जो कि पकड़े गए हैं। तो ये अवैध तरीके से आपको बता रहे हैं कि भारत में रह रहे थे, इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं था और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। और चूंकि वैध दस्तावेज इनके पास नहीं है इसलिए अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि वापस बांग्लादेश इन सभी को भेजा जाएगा। लेकिन तादाद आप देख सकते हैं किस तरीके से और कितनी ज़्यादा है इन बांग्लादेशियों की जिनको अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। झज्जर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं 174 और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर ये बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए, जहां पर से वो आए हैं उनको वहां भेजा जाए। क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी अभी है, कब सो जाएगा पड़ जाएगा। थोड़ी थी सरकार तीसरी टर्म होगी केंद्र में आ जाएंगे सब आए, कैसे आगे बढ़े सर, जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है कैसे आगे, इस बात का जवाब दें। अब ये सवाल इस बात का राहुल गांधी जी ने कहा कि जो क्या क्या हुआ, कैसे सीज फायर हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति ने अनाउंस किया, कौन बोला, यहाँ के मंत्री जी ने पहले कह दिया हुए हम सिर्फ वहाँ पे टेररिस्टों पर अटैक करें। तो काफ़ी सवाल उठे इस बात के लिए। इसी वास्ते पार्टी का स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई ये सब देश की जनता जानना चाहती है। मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है। कागज़ देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें पुरुष जो हैं वो 58 हैं, महिलाएं 52 हैं और 64 बच्चे हैं। तो इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। आगे जो है वेस्ट बंगाल में हमने इनको डिपोर्ट करने के लिए आदेश प्राप्त करने हैं, वहाँ चिट्ठी भेजी हुई है और उनके साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है लगातार। वो जब हमें परमिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लोगों को धीरे धीरे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा जब वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो भेज देंगे। ये हमारे एसपी साहब रेवाड़ी शरीय हेमेंद्र कुमार मीणा जी के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस से जो बाहर से आके बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको सर्च करने का अभियान चलाया हुआ है। और इसी के तहत आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक विपिन भट्टा है हरिनगर में,
इस पे रेड की गई थी, जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इसमें 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं। और ये करीबन 1 साल से इस भट्टे पे काम करते हुए अब तक की पूछताछ में पाए गए। करीब एक तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस अब ऑपरेशन चला करके इनको लगातार आइडेंटिफाई कर रही है और अब इनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अलग अलग जगहों से चूंकि इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। 2 सहयोगी हैं मेरे साथ, अमित रेवाड़ी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सोनू नूह से हैं मेरे साथ। अमित, रेवाड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। कई अवैध बांग्लादेशी हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी है फिलहाल अभी? जी, आपको बता दें कि जैसा कि कल ही एक कार्रवाई थी जिसमें 16 बांग्लादेशी पकड़े गए जो अवैध घुसपैठ करके भारत में घुसे थे, उनको 16 को पकड़ा गया। लेकिन अभी बात करें, करीब 120 से अधिक ऐसे बांग्लादेशी हैं जो पिछले 1 महीने के अंदर पुलिस की ओर से पकड़े गए और उनको भेजने की प्रोसेस चल रहा है। वहीं क्योंकि रेवाड़ी पुलिस की ओर से भी लगातार कार्रवाई चल रही है, वहीं इसके अलावा जो IB है, जो खुफिया एजेंसी, केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा भी ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो CM फ्लाइंग है उसके द्वारा कार्रवाई। ऐसे में रेवाड़ी की बात करें तो करीब 1 महीने के अंदर 120 से अधिक जो घुसपैठ के थे बांग्लादेशी, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद डिपोर्टेशन की जो प्रोसेस होता है उसको किया जाता है। ऐसे में रेवाड़ी में लगातार, क्योंकि ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं था, पिछले क्योंकि लगातार लोग ये 25 से 30 साल से यहाँ पे हरियाणा में रह रहे हैं और 25 साल पहले अब इनके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके हैं। ऐसे में ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं किस तरह से देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जिस तरह से अब जो सरकार की ओर से अभियान चलाया गया ऑपरेशन क्लीन, उसके तहत ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और तमाम, क्योंकि अमूमन सारे जो ये बांग्लादेशी हैं जो ईंट भट्टे हैं वहां पर काम करते हुए पकड़े जाते हैं। 25 से 30 साल पहले लोग यहाँ पर अवैध रूप से दलालों को पैसे देकर भारत में घुसते हैं, उसके बाद हरियाणा सहित तमाम जो प्रदेश है वहां पर पहुंचते हैं और काम करते हैं। अंत की बात ये हो जाती है कि कुछ लोग रहते अपनी फर्जी ID तक बनवाई हुई है। जब उनकी जांच की जाती है उसमें एक खुलासा हो चुका है कि जब इनकी गिरफ्तारी की जाती है उससे पहले तमाम इनके डॉक्यूमेंट की जांच होती है। तो जो ये जहां पर बांग्लादेश में जाकर भी है, क्योंकि अधिकतर के पास जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के डॉक्यूमेंट इनमें अधिकतर के पास फर्जी रूप से बनवाए हुए होते हैं, उनकी जब जांच की जाती है तो वो फर्जी निकलते हैं। तब ये जाकर बताते हैं कि जो बांग्लादेश है कौन से हिस्से में रहते, किस तरह से यहाँ रहते। एक जो इनका जो ये व्यक्ति ने जो एंटर भारत में क्या घुसपैठ की 10-10 हजार रुपए देकर भारत में घुसपैठ करते हैं। बिल्कुल। तो अमित, आप बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं और मुझे लगता है कि जाहिर है कि इस पर जो है विचार किया जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये कैसे यहाँ पर आ गए और इतने समय से, इतने लंबे वर्षों से कैसे रह रहे हैं। इस पर राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, आपका स्वागत है। और वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन उसके पहले सोनू, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि नूह से भी हम लोगों ने देखा कि अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अब क्या जानकारी है फिलहाल इस विषय को लेकर के? कितने अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है? क्या प्रशासन इस पर कह रहा है? थोड़ा अपडेट कर दें इसको। बिल्कुल बता दें कि अक्सर कुछ दिन पहले नूह पुलिस में शहीद जो बांग्लादेशी हैं तो जो भट्टों पर काम करने वाले थे वो गिरफ्तार किया है। वही बता दें कि अब लगातार जितने भी ईंट भट्टे हैं सभी पर जांच शुरू कर दिए, सभी को उनका चिन्हित किया जा रहा है। तमाम जो ईंट भट्टे हैं, जो मजदूर उस पर काम कर रहे हैं, उनका सभी का डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। और बता दें कि बताया जा रहा है कि जो ईंट भट्टों पे काम करने के लिए यहाँ पर कुछ बांग्लादेशी आए हुए थे। और अभी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ ईंट भट्टों से कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी उनका धीरे धीरे सभी को चिन्हित कर उनको बुलाया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। वही बता दें कि सबसे बड़ा बात यह है कि जो ये ईंट भट्टों से जो लोग काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुलिस ने अब से पहले इनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। ईंट भट्टों पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ईंट भट्टे वाले बिना वेरिफिकेशन के उनको बांग्लादेशों को वहाँ पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बात यहाँ से नूह जैसे काफी बांग्लादेश इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि ईंट भट्टों पे काफी लोग हैं यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं और काफी संख्या के लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कि फिलहाल बता दें अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर करीबन 100 के आसपास जो बांग्लादेश से उनको चिन्हित किया गया था, अब उनके सभी डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है और उनको फिर जल्दी यहाँ से अपने देश पहुंचाया जाएगा। फिलहाल बता दें पुलिस अभी लगातार इसमें छानबीन कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही उन सभी जो बांग्लादेशी जो बाहर से आए हैं उनके सभी को यहाँ पर
गिरफ्तार किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। उसके बाद जो ईंट भट्टे हैं जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को यहाँ पर रखा गया है उनके खिलाफ भी कानूनी बिल्कुल, तो कुल कार्रवाई की मिलाकर जाएगी। के लगातार हम लोग देख रहे हैं कि नूह में भी जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया सोनू आपका भी, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, चूंकि ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं इनकी गिरफ्तारियां बड़ी अहम हैं और अलग अलग जगहों पर कितने बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं एक बार फिर से उनको जरा देख लीजिए। 174 बांग्लादेशी हैं झज्जर से, ये संख्या सर्वाधिक है। फिर इसके बाद हिसार में आप देखें 39 बांग्लादेशी हैं जिनको यहां से काबू किया गया है, ये हिसार की संख्या है। नूह में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 23 बांग्लादेशी हैं जिनको यहां से प्रशासन ने हिरासत में लिया है और ये बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। रेवाड़ी में 16 बांग्लादेशी काबू किए गए हैं और ये अभी और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में 14 बांग्लादेशी हैं जिनको पकड़ा गया है, क्योंकि जो प्रशासन है या जो संबंधित विभाग के अधिकारी आप देख रहे हैं वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि अभी भी आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल हैं जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। एक तो ये अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो हो रही कार्रवाई है इसके मायने क्या है, और दूसरा ये है चूंकि इस पर सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाया गया कि ये भी पूछा जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये अवैध बांग्लादेशी इतने लंबे समय से हरियाणा के अंदर कैसे रह रहे थे, ये क्या खामी है, कहां पर चूक हुई है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। प्रियदर्शनी जी, एक तरफ तो प्रशासन को आदेश दिए गए कि ये जो अवैध बांग्लादेशी इनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत सारी जगहों से इन अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया जिनकी संख्या मैं अभी दर्शकों को बता रहा था, लेकिन उसी के साथ सवाल ये भी है कि अगर 10-10 साल 15-15 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो ये कैसे हुआ है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे देखा जाए प्रियदर्शनी जी इसको? मैं आपको बताऊं, मैं अभी यही आप ही के अभी आप जब बात कर रहे थे और इस विषय पे आप चर्चा कर रहे थे तो मेरी भी उत्सुकता हुई कि ये बांग्लादेशी जब जो है ये कैसे हमारे राज्यों में आ रहे हैं और क्या कारण है कि इसका क्या कारण है। तो 90 के दशक में पहले तो जब पाकिस्तान के दो बंटवारे हुए, एक तरफ बांग्लादेश हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, तो उस समय क्या हुआ था, वहां पे भूखमरी थी, वहां के राष्ट्रपति को मार दिया गया। इतना इतिहास बताने की जरूरत नहीं, मैं मोटा मोटी बता देती हूँ। उसके बाद 90 के दशक में जब एक क्रांति आई, तो जब एक मॉडर्नाइजेशन हुआ और लोगों ने जिसको कहते हैं ना, मतलब अब उसके बाद अपने आप मतलब एक स्टाफ रखना शुरू कर दिया, मेड्स रखना शुरू कर दिया, स्टाफ रखना शुरू कर दिया। उस समय ये अभी डेटा बता रहे, मैं अभी यही पढ़ी रही थी कि तब उस समय आना शुरू हुआ। शायद उस समय की सरकार अगर इस पे पाबंदियां कर देती तो मुझे लगता है कि आज हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और देश एक बहुत बेहतर स्थिति में होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग नेपाल के रास्ते से आए, लोग बिहार के रास्ते से आए, कटरिया ये अहीर बिहार का बहुत सारा बॉर्डर रास्ता है जहां से आया जा सकता है। राजस्थान के रास्ते से भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग आधार कार्ड बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब चीजों को तो कहीं ना कहीं हमें रोकथाम करनी पड़ेगी और ये देश की, ये हमारी और आपकी सुरक्षा का भी है। लेकिन मैं यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ हरियाणा सरकार का भी, यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, कि इन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और इस तरीके की कार्रवाई जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये नहीं हुई। मैं एक इसमें एक केस और बताती हूँ आपको कि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, तब मंजू गुप्ता एक आईएएस ऑफिसर थी। आपको भी मालूम होगा, आयु जी आप भी सीनियर पत्रकार हैं, एंकर हैं, आपको भी मालूम होगा मंजू गुप्ता का केस। आईएएस थी, पोस्टेड थी पाकिस्तान एम्बेसी में और उनका एक 32 वर्षीय युवक के साथ आईएसआई एजेंट थे, उनके साथ अफेयर हुआ और उन्होंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी, बहुत सालों तक पता ही नहीं लगा। उसके बाद अंत में जाके पर जब एजेंसियों को कुछ बहुत ज्यादा शक होने लगा, तब जाके वो पकड़ा के आई है। आप ये देखिए कि आपके नीचे जो सरकारी व्यक्ति है उसको तक नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अब इस पे कड़की रखी गई है, अब इस पे आप ये कह रहे हैं कि भूतकाल में जो हुआ उसको सुधारने की कोशिश वर्तमान में आप लोग कर रहे हैं और इसलिए अब ये प्रोसेस है। अब इसी चक्कर में आप लोग लगातार ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ठीक है आप कार्रवाई करिए, करना ही चाहिए, लेकिन ये आए कैसे, ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शनी जी का ये कहना है कि ठीक है पहले नहीं सोचा गया, लेकिन अब सोच रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके हम लोग इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अवैध कोई भी नागरिक हो उसको सरकार निकाल रही है, उसका स्वागत है।
कौन विरोध करेगा, क्यों विरोध करेगा। हर काम कांग्रेस सरकारों पर डाल देना बड़ा आसान है। मैं मानता हूं कि ये बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या कोई आज की तो है नहीं, लगातार हो रही है। पर भाजपा को ये भी नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को दोषी ठहराने से पहले, कि 11 साल से तो आपका राज है। चलो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? आप बांग्लादेश की घुसपैठ के लिए दोषी ठहरा देते हैं ममता बनर्जी को, जबकि सब जानते हैं कि भाई अगर कोई दोषी है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं नागरिक घुसपैठ कर तो 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर एरिया से, उस पर तो बाकायदा बीएसएफ के कानून लागू होते हैं, जो केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय का अधीन है। तो अगर आपको जवाबदेही तय करनी है तो अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वह अकेले यही जिम्मेदार है, पर ये भी जिम्मेदार है, इसलिए दूसरों पर उंगली उठाना छोड़े। दूसरा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, क्योंकि मैं स्वयं उससे जुड़ा हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट में 1982 में मैंने और अग्निवेश जी ने भट्ठा मजदूरों और खान मजदूरों की जो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, उसके प्रतिफल हमने राजीव गांधी की गवर्नमेंट से इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बनवाया था। और आपने जो भट्ठों का जिक्र किया, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अवैध बांग्लादेशी हैं, क्या तो भट्ठों पे मिलेंगे आपको जी। या खेत यार मजदूर के रूप में मिलेंगे या निर्माण कार्यों में मिलेंगे। और इन तीनों में जो है प्रवासी मजदूर आते हैं, उनका इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट लागू होता है। अब इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहला सवाल यह है कि 8 साल से 10 साल से चाहे 15 साल से आप पीछे तक चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो भट्ठों पर लंबे समय तक ये मजदूर बंधुआ मजदूर रहकर, क्योंकि सस्ता श्रम पड़ता है, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट की अवहेलना कर बिना लाइसेंस लिए रह रहे थे, तो इसकी पहली जिम्मेदारी किसकी? इसकी पहली जिम्मेदारी जिलाधीश की है, उपमंडल अधिकारी की है, एसपी की है और भाई श्रम विभाग की है। तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी क्या? कि छोड़िए, आप बांग्लादेशी आ गए, मान लूंगा उसमें आपकी प्रशासन की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होगी, मैं उनको क्लीन चिट दे देता हूं। परंतु जो वो भट्ठों पर और निर्माण कार्यों पर अवैध रूप से रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो बिना इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट के वेरिफिकेशन के वो कैसे रह रहे? अब समस्या यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागकर दूसरों पर जवाबदेही डाल देता है, और इसीलिए समस्या बढ़ती गई। और अब एक समस्या और हो गई है, अगर आप मेरे से ज्यादा कार्यक्रम करते हैं, आप भी ध्यान रखे होंगे, आप इनको पकड़ भी लोगे, आपने पकड़ लिया इनको, आपने इनको डिपोर्ट कर दिया। अब दुर्भाग्य से बांग्लादेश से हमारे इतने कटु संबंध चल रहे हैं आजकल, वो अपने इन अप्रवासी नागरिकों को लेने को तैयार नहीं है। तो इन नागरिकों का क्या बनेगा, कैसे इनको भेजेंगे? ये एक अपने आप में समस्या है। और स्वाभाविक है कि जब विदेशी नागरिक कोई रहेगा घुसपैठ करके, जी बांग्लादेश का हो, जी पाकिस्तान का हो, चाहे और दूसरे देश का हो, वो एक सुरक्षा पर तो खतरा रहता ही है। और खतरा नहीं भी है तो भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि भाई ये गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनके माध्यम से देश की सुरक्षा पर जाने अनजाने के अंदर सेंध लगवाई जा सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए विजिलेंट रहने की जरूरत है, और ये विजिलेंट सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि देखिए, सरकारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गांव में कोई खेतीहर मजदूर है या और निर्माण काम में काम कर रहा है, तो बड़ा आसान तरीका है, आपके गांव के सरपंच के द्वारा एक एक घर का सर्वे कर पता करवा सकते हैं कि हमारे गांव में कौन ऐसा नागरिक है जो हमारे हरियाणा का नहीं है या हमारे गांव का नहीं है, हमारे स्टेट का नहीं है, वो बता देगा। वार्ड वाइज आपको आपका पार्षद बता देगा। और उसके बाद सबसे बड़ी आप ये कह रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है और उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को देखना पड़ेगा। एक सेकंड में जवाब ले लेता हूं, थोड़ा सा विद्रोही जी, समय कम पड़ जाएगा। एक लाइन सुन लीजिए सर, केवल हाँ, जल्दी से सम अप करिए, बहुत जल्दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हमारे 3 लेयर की सुरक्षा कर्मी है। एक आईबी है जिसका जिला में भी कर्मचारी होते हैं, उपमंडल में भी होते हैं और तहसील में भी होते हैं। एक हमारी सीआईडी होती है स्टेट की, उसके भी तीनों जगह कर्मचारी हैं।
और एक हमारी एलयू कह देते हैं, जिसे आप लोकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो एसपी का अधीन होती है, उनकी भी बीट होती है। दुर्भाग्य से 3-3 लेयर की इंटेलिजेंस होने के बाद भी हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं पकड़ पा रही? सरकारों को इस पर भी ठीक है, प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। देखिए, वेद प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं उसमें मैं मोटा मोटी काफी हद तक सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए, ये बात तो है ही, जब FBI, आप ये जानते हैं कि ये जो इमिग्रेशन, ये जो अनऑथराइज इमिग्रेंट आने का ये मसला हमारा ही मसला नहीं है, ये पूरे यूरोप में ये मसला है, ये पूरे USA में ये मसला है। आपने भी तो देखा, अभी तस्वीरें आपने कुछ दिनों पहले आयुष जी देखी थी कि जहां पे कैसे ट्रम्प साहब ने भी डिपोर्ट करवाया है, वो भी परेशान है इस चीज से, इमिग्रेंट से, अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट से। तो ये हर एक बड़ा देश जो होता है वहां पे ये ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन वही सरकार कितनी जागरूक है इस पे निर्भर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में है या राज्य में है, हम जागरूक हैं तभी इतने सारे लोग पकड़ा रहे हैं। अगर नहीं जागरूक होते तो नहीं पकड़ाते। अब जैसे जॉय बाइडेन जी की जब समय था तब वहां पे इतने लोग नहीं पकड़ाए गए, तब उनको वही थे वो इमिग्रेंट, अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट। अब जब ट्रम्प जी का आया तो आगे। तो सरकार पे भी डिपेंड करता है कि किसका क्या रवैया है। तो यहाँ पे एक जागरूक सरकार है, और मैं आश्वस्त कर सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि हम इस चीज को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और देश की नहीं प्रियदर्शनी जी, लेकिन एक चीज और वेद प्रकाश जी ने कही, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इसमें सबकी जिम्मेदारी हो सकती है, वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर भी आक्षेप लगाइए, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी तय करनी है वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने बताया, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं वो ईंट भट्टों पर काम करने वाले हैं। तो भाई जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उस पर भी कार्रवाई करेंगे आप लोग? लेकिन आयुष जी, मैं तो जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोला था मैंने। देखिए 60 वर्ष तक हम इस चीज को तो डिनाएंगे, 60 वर्ष से ज्यादा इन लोगों ने राज्य चलाया, देश चलाया, इन्हीं की सत्ता थी, इन्हीं यही मालिक थे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये घुसपैठिए आ रहे हैं, भाई पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अंदर से ही निर्माण आया है ना बांग्लादेश का। बांग्लादेश का निर्माण ही कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, जिसका ये लोग जिसको झंडा लेके घूमते हैं। तो ये तो हकीकत है ना, फैक्ट है। इन्होंने निर्माण किया, आज उसके बाद इन्होंने लिबरलाइजेशन दिखाया, तो आज इन लोगों की आज इस तरीके से इमिग्रेंट आए हैं अननेसेसरी। लेकिन हाँ, हम सरकार ये जागरूक है और ये पूर्ण रूप से इस पे काम कर रही है। विद्रोही जी, देखिए, अगर बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता, आप स्वयं अनुमान लगा लें हमारी क्या हालत होती। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण करना तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, उसके कारण कुछ समस्या आई। उस समय 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी भारत के अंदर अवैध रूप से या वैध रूप से माइग्रेंट होकर आई, समस्या था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर ये कह देना कि बांग्लादेश का निर्माण हो गया इसलिए आ गए, तो वो तो आप अपने देश की उपलब्धि को नकार रहे हैं, वो आपका अधिकार है, नकारें आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैंने आपसे अलग तरह का सवाल किया था कि भाई घुसपैठिए तो आ रहे हैं, मैंने इनकार नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार संज्ञान ले रही है। भाई 11 साल से तो आपकी सरकार थी, आप हम पर दोष ठहराई। मैं तो इनसे सूची मांग रहा हूं, बताते 11 साल से इन्होंने कितने बांग्लादेशी बाहर भेजे हैं। जब आप सुन मिलेगा, अधिकतम आपको 150 मिल जाएंगे, 500 मिल जाएंगे साल में। और यदि आप कांग्रेस जमाने से लेकर आज तक की सूचियां निकालेंगे, हर सरकारों ने 500, 700, 1000 बाहर भेजे हैं, हर सरकार ने डिपोर्ट किए हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई केवल कांग्रेस की सरकारों में डिपोर्ट हुए, हर सरकार में, मोदी सरकार में भी हुए हैं 500-700। तो मैंने आपको सवाल उठाया था कि जो हरियाणा का संदर्भ में बिल्कुल उठाया था कि हरियाणा में ज्यादातर ये बांग्लादेशी निर्माण कार्यों में, भट्ठों में, खानों में यहाँ काम करते हैं। और यहाँ खुद मैंने इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1986 में बनवाया साहब। अगर आप इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, और उसमें हमारी रिट नंबर 2182/82 के कारण बना था। जस्टिस PN भगवती के पास वो रिट थी, आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लो। तो अगर आप ईमानदारी से इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट का पालन करें हरियाणा के अंदर, तो कम से कम निर्माण कार्यों पर जितने भी ये रह रहे हैं उनको आप हटा सकते हो। दूसरा, ये रह कहाँ रहे हैं सर? ये झुग्गियों में रह रहे हैं। झुग्गियां कहाँ हैं? शहरों के अंदर है। और ज्यादातर झुग्गियां साहब कहाँ हैं?
सरकारी जमीनों पर हैं, सरकारी अतिक्रमण हो रहा है। अब सरकारी जमीनों पर जो झुग्गियां हैं, और कोई भी सरकार हो, मेरी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उसके अधिकारी कहते हैं जी हमको पता नहीं। अरे उनको झुग्गियां तुम्हारी पे जबरदस्ती बसे हुए हैं, उनको हटाने का जिम्मेदारी, उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो भी एग्जिस्टिंग सरकार होती है उसकी है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी जमीनें हैं, खाली खेत पड़े हैं, उन्होंने भी उन्होंने झुग्गियां बसवा रखी हैं और वो अवैध रूप से किराए पर दे हुए हैं। तो क्या शहरी जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जो भी लोकल बॉडी है, क्या उनको नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों के अंदर झुग्गियां बसाकर जबरदस्ती अवैध रूप से मैंने अपने खेतों में बसा रखी है? तो ये सभी लोग, मैंने फिर कहा, आरोप लगाना बड़ा आसान है, दूसरों पर जवाबदेही डाल देना बड़ा आसान है, पर मेरा एक कहना है कि जब तक आप अपना आत्म विश्लेषण नहीं करोगे, पीछे की सरकारों पर दोष लगाते रहोगे, वर्तमान में जियोगे नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे करोगे? प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप से समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे। प्रियदर्शनी जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। हाँ प्रियदर्शनी जी। मैं अभी जब कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल, मुझे लगा कि मुझे ये देखना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल मंत्रालय में कितनी डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी जो कैलकुलेशन है, मैं नहीं बोल रही, आप सबके पास भी इंटरनेट होगा, देख लीजिए गूगल में एक्सटर्नल मंत्रालय का ये दिखा लीजिए डिपोर्टिंग का, ठीक है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा डिपोर्टिंग 2018 में हुई है। 2018 में हमने सबसे ज्यादा डिपोर्टिंग की है, लगभग 2800 से भी ज्यादा की। तो मैं अभी बताइए, हम तो काम कर ही रहे हैं। 5 से 7 हजार ही रिपोर्ट की है, मैंने संख्या बताई है आपको। उसके बाद कोविड हो गया, नहीं, उसके बाद कोविड हो गया, सबको मालूम है कि उसके बाद कोविड हो गया। कह रहा मैडम, मैंने कोई एक्सक्यूज लिया ही नहीं, मैंने कहा कि 5-7 हजार ही आपके राज्य में डिपोर्ट हुए हैं और 5-7 हजार ही कांग्रेस राज्य में डिपोर्ट हुए हैं। अगर मेरी वो संख्या गलत हो तो आप डिस्प्यूट कीजिए। सर, मैं अभी एक्सटर्नल मंत्रालय का आप देख लीजिए, 2800 हमने किए हैं 2018 में। मैं कह रहा हूँ 2018 का डेटा है। मैं मैडम 10 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ, मैं 1 साल का। हाँ, तो आप 10 साल का बता रहे हैं, मैं तो 1 साल का ही बता रही हूँ आपको। आप 1 साल कर दिए, पर पूरे 10 साल के बता दीजिए ना, 5-7 हजार से ज्यादा होंगे। नहीं ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन एक सेकंड प्रियदर्शनी जी, उनका ये कहना है कि ये डिपोर्ट होने के बावजूद भी तो अभी देखिए ना, ये इतने बांग्लादेशी कैसे पकड़े जा रहे हैं। 1 मिनट वेद प्रकाश विद्रोही जी, 1 मिनट प्रियदर्शनी। बीमारी का इलाज करने में समय लगता है आयुष जी, पुरानी बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, उनका इलाज करने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज पे काम नहीं चल रहा है। इलाज पे काम चल रहा है और बढ़िया से काम चल रहा है। और ये तो मैं एक्सटर्नल मंत्रालय का डायरेक्टर डेटा बोल रही हूँ, आयुष जी, वेद भाई सब देख ले। मैं तो बोल रही हूँ मंत्रालय का कॉपी निकाल के रिपोर्ट लिखे, उसमें आ जाएगा सारा का सारा डेटा, उसमें डेटा है, आप देख लीजिए, मैं गलत बोलूं तो। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें विपक्ष से भी यही चाहिए कि वो हमें सहयोग करे। क्रिटिसिज्म से देखिए काम नहीं चलता। यहाँ पे एक सीरियस मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है, यहाँ पे विपक्ष को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। विपक्ष, मैं नहीं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाए, अब वहां पे अच्छा नहीं लगता है। आज यहाँ पे नहीं, लेकिन प्रियदर्शनी जी, वो तो आपको यही बता रहे हैं ना बार बार कि ये चीजें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जिसमें चाहे आपके नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, वहां पर इनकी जिम्मेदारियों को तय करिए। आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारियों को तय करिए। ईंट भट्टों पर ही या फिर इस तरह के ये जो मजदूरी वाले काम है इसमें लगे ये जो बांग्लादेशी हैं जो ज्यादातर इन्हीं जगहों से पकड़े जा रहे हैं, वहां पर जिम्मेदारी तय करिए। ये तो वो आपको एक सुझाव भी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या प्लान है आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ से अभी तो इनको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी न जाने और इतने और कितने होंगे जो कि इस अवैध तरीके से रह रहे हैं। मैं तो साधुवाद दे रही हूँ, इन्होंने ये सुझाव दिया, इस सुझाव को डेफिनेटली इसको सुनना भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भी सुनना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई गुंजाइश और कोई अच्छा सुझाव कहीं से भी आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी भी की पार्टी का हो, है तो हम सब यही भारतीय है ना। हम बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो के नहीं है, हम भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद हम कोई कुछ और हमारी पहचान है। तो आयुष जी, मुझे लगता है कि इसमें काम हम लोग बेहतरी से और करेंगे। वेद प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि पुरानी बीमारी है इसलिए इलाज में भी समय लग रहा है। सर, हमने कब कहा है कि आज की समस्या है? ना मैंने इनकी तरह कोई नौटंकीपूर्ण बातें करी,
इन्होंने तो 1 साल का आंकड़ा दिखाकर ऐसे जता दिया कि मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इनके राज में भी डिपोर्ट हुए। मैंने तो कहा है आपको कि 5 से 7 हजार इनके साल में भी हुए हैं और 5 से 7 हजार यूपीए कार्यकाल में भी हुए हैं। और ये सारा डिपोर्ट का जो आंकड़ा होता है वो संसद के अंदर रखा जाता है और विदेश मंत्रालय ही डिपोर्ट करता है। और न कोई हरियाणा सरकार डिपोर्ट करती, न मैं करता, न भाजपा करती, न कांग्रेस करती। जो डिपोर्टेशन होगा वो विदेश मंत्रालय के थ्रू ही होता है। तो मैंने तो सर कहा है, मैंने तो कोई ऐसी कोई डिस्प्यूटेड आंकड़ा नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि इनके राज में नहीं रहा, पर मैंने कहा कि ये कह देना कि हम काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप भी केवल बात करते हैं, जैसे हमारे काम में स्थिरता थी ऐसे ही आपके में है, पर ये कह देना कि वो नहीं करते थे हम करते थे। अरे हमारे तो मैनिफेस्टो में नहीं था। आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लो, 2019 का देख लो, 2024 आपका तो मैनिफेस्टो था, फिर भी नहीं निकले। वो इसलिए नहीं निकले कि गंभीरता कम है, राजनीति ज्यादा है। इसलिए मैंने कोई भी राजनीतिक सवाल उठाया ही नहीं। मैंने तो समस्याएं उठाई थी कि भाई कैसे चिन्हित करना आसान है, क्योंकि जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई जवाबदेही के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैंने तो सीधा कहा है कि जहां जहां ये प्रशासन है, एसपी है, डीसी है, एसडीएम है, लेबर ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं सर। जब एक कानून बना हुआ है कि आप जो भी अप्रवासी मजदूर होगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, जिसे हिंदुस्तान की भाषा में अप्रवासी मजदूर कहते हैं, इंग्लिश में इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट कहते हैं, 86 का है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो ठेकेदार या जमादार जो भी आप कहते हैं, भट्टे पे ठेकेदार कह दो, पैटी कंट्रैक्टर कह दो, जो भी आप नाम देते हो, उसका हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और जिस स्टेट से वो मजदूरों को लाया है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और हर एक मजदूर का नाम देना लेबर डिपार्टमेंट में जरूरी है और लेबर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा कि भाई यहां से ये आया था या नहीं आया था और उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर आप इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को ही गंभीरता से लागू कर दे तो जहां जहां हरियाणा में, मैं केवल हरियाणा के संदर्भ में बात करी। ठीक है विद्रोही जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही और मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने।